हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस विजिट बाय वरुण सर। देखिए बेटा, कल के वीडियो को हमने बीच में रोक दिया था और उसमें आगे टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ था, क्योंकि कल थोड़ी सी तबियत नहीं ठीक थी तो इसलिए वहीं से ब्रेक कर दिया था। आज हम उसके आगे आपको कंप्लीट कराते हैं वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट था और उसको मैंने प्रूव किया था क्या होता है लेंस की भांति। तो ऐसे क्वेश्चन हमको एक बार में क्लियर हो जाए, यहाँ से और भी क्वेश्चन के कुछ पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हमने आपको कहा था कि एक फॉर्मूला होता है पतले लेंस या अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। पतले लेंस या अपवर्तन का सूत्र होता है। ओके बेटा, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये तो एयर की बात है, हमने उसी में एक बार लिखा था अगर हम उसको लिक्विड में डुबो दे, द्रव में, किसी द्रव में डुबो दे तो हमें उस लिक्विड के सापेक्ष लेना पड़ता है और फॉर्मूला हो जाता है R1 - 1/R2। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम LNG, हमने आपको बताया था कि LNG बराबर होता है ANG/AN है। तो बेटा ये जो डुबोने का क्वेश्चन होता है, एक लेंस को द्रव में डुबोना। अब द्रव कैसा हो, किसी लेंस को जब द्रव में डुबो तो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ये तीन कंडीशन पे डिपेंड हो रहा है। ओके, तो तीन कंडीशन पे अगर डिपेंड हो रहा है तो वो तीन कंडीशंस क्या है कि जब लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है तब क्या कंडीशन होगी, और जब लिक्विड का अपवर्तनांक ज्यादा है तब क्या कंडीशन होगी, जब दोनों के बराबर है तो क्या कंडीशन होगी, देखते हैं। तो देखिए बेटा, कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने आपसे कहा था कि अगर आपका कंडीशन नंबर 1, हम इसी बताने वाले कंडीशन नंबर 1 है कि अगर ANG ज्यादा हो, मतलब हम कह रहे हैं लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो, लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो और द्रव का अपवर्तनांक कम हो, मतलब द्रव का अपवर्तनांक जो है वो कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा है लेकिन लिक्विड का कम है, तो ऐसे लिक्विड में जब आप जाएगा, जब ये लेंस जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पावर क्षमता घट जाएगी, डिक्रीजेस ये इंक्रीज कर जाएगी, और जो नेचर होगा सेम रहेगा, वही रहेगा, विल रिमेन सेम। मतलब अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, ये कंडीशन है। ओके बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इस तरीके से होगा जैसे कम अपवर्तनांक में डुबोएंगे कभी भी। लेकिन इसी का अगर हम बात करें, इसका कंडीशन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इसी की कंडीशन नंबर 2 की हम बात करते हैं बेटा, इसको नोट करते रहेंगे, साथ साथ पॉज करके वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट कर लेंगे क्योंकि हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, देखिए बेटा, कंडीशन नंबर दूसरी क्या है, कंडीशन नंबर दूसरी ये कि अगर ANG कम हो जाए, ANL ज्यादा हो जाए, मतलब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी हमने कहा था जो वही वायु का बुलबुला जल में, वायु का बुलबुला इनसाइड वाटर, वाटर में जब आएगा जल में, तो यहां पे वायु का तो N ऑफ एयर 1 हो गया तो, और यहाँ N ऑफ एयर 1.3 हो गया, तो अपने से ज्यादा में आ रहा है, वायु का बुलबुला अपने से ज्यादा में जा रहा है, ये कंडीशन है। कोई लेंस अपने से ज्यादा वाले में जाता है तो देखिए फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आएगा सर आपको यहाँ पे सेम कैसे आ रहा है, तो ये बात बताएं, कभी कभी टीचर्स भी गलत बता देते हैं, किसी किसी बुक में भी गलत लिखा होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी प्रूविंग करके सॉल्व करोगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानकर आप आपका आंसर देख लीजिएगा, वही रहेगा, ज्यादा आएगा। देखिए सपोज जैसे पहले +10 सेंटीमीटर था, अब ये 10 हो सकता है कि सॉल्व करो जाकर तो -20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर चेंज हो जाएगी। अगर प्लस की वैल्यू लोगे तो नेचर चेंजेस, प्रकृति बदल जाएगी। बदल जाने का ये मतलब होता है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा कॉनकेव, और कॉनकेव अगर पहले से होगा तो कॉन्वेक्स जाने के बाद कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 10 सेंटीमीटर से 20, लेकिन वो माइनस देख लेते हैं, उनको लगता है ये फोकस दूरी कम हो गई। ये जब आप लिक्विड में गए तो -20 हो गया, एयर में थी 10, डुबोने के बाद लिक्विड में जाने में -20 हो गई। कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर ये तो कम हो गई, +10 से -20 हो गई। बेटा कम नहीं हुई है, नेचर चेंज हुआ है। इसीलिए हमने जब यहाँ भी ये अलग से बता रहे हैं कि नेचर चेंज हो जाएगा, तो फिर प्लस को माइनस से कंपेयर होगा, तो यहाँ केवल वैल्यू कंपेयर होती है। 10 से 20 हो गई, ये बात ध्यान देना, मतलब ज्यादा फोकस दूरी वाले अवतल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कुछ लोग उसको चिन्ह सही मान लेते हैं, -20 और +10, तो एक्चुअल में मैथ और फिजिक्स का अंतर ही है बेटा। ये मैथ नहीं चल रही, ये चल रही फिजिक्स, एक बार ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में अगर कभी भी आए, हम पूछे फिजिक्स में -4 मीटर और -3 मीटर में बड़ा कौन, तो बेटा ये 4 मीटर बड़ा है, 3 मीटर छोटा है। अब माइनस का कंपेयर नहीं है, क्यों? सपोज हम प्लस को साउथ मान रहे हैं और माइनस को नॉर्थ मान रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4 मीटर नॉर्थ
उसको लिखेंगे 3 मीटर नॉर्थ। तो आंसर क्या आया? तो दिशा होती है यहाँ, प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे पूरा कंपेयर नहीं करते मैग्नीट्यूड में, प्लस माइनस अलग चीज होती है। तो प्लस और माइनस का, प्लस से माइनस होने का मतलब नेचर चेंज हो जाएगी, लेकिन वैल्यू से कंपेयर करोगे तो फोकस दूरी 10 थी तो 20 हो जाएगी, ये ज्यादा ही आएगी। इसीलिए हम जो बता रहे हैं वो याद रखिएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कहीं कहीं पे किसी कोई टीचर कोई बुक ये बता देती है कि फोकस दूरी घट जाएगी और क्षमता बढ़ जाएगी, वो साइन के अकॉर्डिंग बता देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ साइन बता रहे हैं कि चेंज हो रहा है तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कुछ लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये बार बार कमेंट बॉक्स में नहीं आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा डाउट हो, कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेना, जैसे कांच का 1.5 होता है, अपने मन से मान लेना कि किसी लिक्विड में 2.3 हमने डुबो लिया, या और पूरा न्यूमेरिकल एक बना के सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा ज्यादा वाला, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तीसरी कंडीशन पे, इसको जरूर नोट कर लेना कि आप ज्यादा हो या कम हो, फोकस दूरी क्षमता वही आंसर है, बस ये है कि जब ज्यादा में जाए तो नेचर चेंज हो जाएगी, और उसमें नेचर सेम रहती है। तो बस जरा सा डिफरेंस है, कुछ लोग पूरा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ये घट जाएगी ये बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे गलती हो सकती है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। इसको नोट करिए, हम अगली कंडीशन बताते हैं। देखिए बेटा, कंडीशन नंबर तीसरी क्या है? अगर इसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि ANG बराबर ANL, मतलब लेंस का और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है, दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर हो गए। बराबर होगा तो लिखना फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, क्षमता शून्य हो जाएगी, पावर शून्य, ये और ये बन जाएगा नेचर में हो जाएगा समतल प्लेट। नेचर, इसकी नेचर जो होगी ना कॉन्वेक्स ना कॉन्केव, समतल प्लेट ग्लास प्लेट बन जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, द्रव में अदृश्य हो जाएगा लेंस, द्रव में अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, द्रव में अदृश्य हो जाएगा। ओके, इट विल नॉट सीन, इट विल बी इनविजिबल इन द लिक्विड। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था जो आपने समझ लिया है। अब हम आते हैं अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग बहुत ज्यादा गलत करोगे, नोट करिए। उसका अगला क्वेश्चन देखिए। ये बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, मतलब मुझे कंफ्यूज कर देते हैं या हो जाते हैं। दो लेंस की दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी? जनरली लोग इसको R/2 टिक कर देते हैं, उनको ये रिलेशन याद आता है, F बराबर R/2, ये रिलेशन उनको याद आता है, वो R/2 टिक कर देते हैं। बट ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सिंगल सरफेस के लिए, सिंगल सरफेस अगर होती है, मतलब ये दर्पण में अगर आ जाए तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या याद दी। बट ये लेंस चल रहा है बेटा, लेंस, ये कंफ्यूज हो जाओगे, ये कर दिया तो गलत। ये दो, यहाँ पर दो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेंस मान लो 1.5 माइनस 1, ये लेंस कांच का होगा, ANG 1.5 होता है। R1 भी 1/r करो, R2 को माइनस r करा तो आपका हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2/r, या 0.5 इंटू 2/r 1/r, तो 1/f बराबर 1/r, तो f बराबर r, इसका आंसर होगा r। ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, R/2 को भी टिक न करना, ये कंफ्यूजन के लिए आप गलत कर देते, तो इसे f बराबर r टिक होगा। ओके, f बराबर R/2 डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ, लेंस वाले केस में f बराबर r होगा। f बराबर r तभी होगा जब दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो। बस ये देखो, दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बराबर है, तो इसका f बराबर r आंसर आएगा। किसी लेंस की दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बराबर हो अगर, तो आप तुरंत टिक कर देंगे f बराबर r। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, हम जो बात करने आ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है, जरा हम उनको डिस्कस देख लेते हैं। तो मैक्सिमम इतना ही पूछा जाता है, अगर हम जितना मैंने ऑप्टिक से पढ़ाया ये आपको सफिशियंट है कि मोस्टली आप इतना कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं, अब ऑप्टिक्स के व्यूज कम हो रहे हैं आपके, क्योंकि बहुत से लोग लग रहा है कि दूसरा यूनिट स्टार्ट हो, तो बेटा ये लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद हम आपको इलेक्ट्रोस्टैट या करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा एक ही चैप्टर में नहीं लगाना चाहते हैं कि पेपर तक हम मैक्सिमम 80% 80% हर टॉपिक को कवर कर दे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रकाशी ज्ञान को उठा रहे हैं तो उस समय 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके बेटा, तो बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आता है आपका कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको मान लीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप,
एक आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ये सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, कुछ नहीं होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए कॉन्सेप्टुअल पॉइंट है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है इसकी, स्मॉल फोकल लेंथ छोटी फोकल दूरी का कॉन्वेक्स लेंस होता है, स्मॉल फोकल लेंथ होती है। और नेचर ऑफ इमेज इसकी कैसी होती है, नेचर प्रकृति, ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है। नेचर ऑफ इमेज होती है वहां आभासी सीधा बड़ा होता है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करता है बस। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। तो बस ये तीन। और इसमें अगर आपको फॉर्मूला नोट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है m=1+d/f। ये तब है जब एट 25 सेंटीमीटर पे बनाता है, और जब एट इनफाइनाइट हो जाए, रिलैक्स डाई हो जाए, तो रिलैक्स डाई के लिए इसका कॉन्सेप्ट है m=d/f। ओके बेटा, d की वैल्यू यहाँ 25 सेंटीमीटर है और f जो आप यूज करोगे लेंस उसका है। तो ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इतना अगर थ्योरेटिकल पॉइंट, इससे ज्यादा कभी आया नहीं, तो आप इतना ही आप रिवीजन कर सकते हो। मेन आता है दूरदर्शी के क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, दूरदर्शी वाले क्वेश्चन पुटअप होते हैं। न्यूमेरिकल भी उसका आता है, वो बस आप पढ़ लोगे, 90% केस वहीं से क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी था। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अब इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो। पहला वाला होता है अभिदृश्यक, अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस। एक बार ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस, और दूसरा होता है नेत्रिका, आईपीस, आईपीस। देखिए भैया, अभिदृश्यक जो होगा वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, छोटी फोकस दूरी का होगा, छोटी फोकस दूरी, छोटा द्वारक, छोटी फोकस दूरी, छोटा द्वारक, स्मॉल है। और ये क्या होगा, बिगर होगा, बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर फोकल लेंथ का होगा, ग्रेटर एफ होगी, और ग्रेटर एपरेचर होगा। एपरेचर माने द्वारक, ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में, ये द्वारक बने एपरेचर। ओके, तो ये इस तरीके से लगभग होता है। फिगर में ज्यादा फिगर आपको बुक में बना होगा, सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभिदर्शक छोटा और नेत्रिका बड़ी। अब इसका जो इमेज होता है उसे I0 कहा जाता है, इसको प्रथम प्रतिबिंब भी कहते हैं। इनमें 2 प्रतिबिंब, 2 लेंस और 2 प्रतिबिंब, तो प्रथम प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, या IO अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब। इसकी प्रकृति क्या होगी, नेचर, जो नेचर होता है इसकी वो होती है वास्तविक उल्टा बड़ा। जो फर्स्ट इमेज होती है रियल होती है, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इमेज, लेकिन वो दिखती किसी को नहीं है। लेकिन हम ये अंदर की बात बता रहे हैं, वो दिखेगी नहीं, दिखेगी तो फाइनल इमेज जो IE होती है नेत्रिका द्वारा, जो नेत्रिका द्वारा बनी होती है, नेत्रिका द्वारा, यही फाइनल इमेज होती है, यही हमको दिखाई देती है। तो जो फाइनल इमेज होती है वो होती है आभासी, आभासी होती है, उल्टी होती है और बड़ी होती है। आभासी सीधा होना चाहिए, लेकिन आभासी के साथ उल्टा इसलिए है क्योंकि ये उल्टा और इसका प्रतिबिंब उल्टा इसलिए क्योंकि इससे सीधा ही बनाना है। एक्चुअल में अगर पहले वाली वस्तु से कंपेयर करोगे, यहां वाली तो उल्टा दिखेगा, जैसे ये फाइनल इमेज ये आ गई, इसके सापेक्ष तो उल्टी है, बट एक्चुअली बीच में एक इमेज भी तो बनी थी वास्तविक उल्टी, इसके अकॉर्डिंग तो ये सीधी है, और ये इसकी नहीं बन रही है, इसकी बन रही है, लेकिन आपको इसके कंपेरिजन में आभासी सीधा उल्टा बताना होता है। वर्चुअल इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल इन्वर्टेड बिगर और बिगर होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये इसके रिलेटेड है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम आगे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा। फॉर्मूले वगैरह सब आपको लिखे होते हैं, फॉर्मूले लिखने की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिक्कत होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगला पार्ट आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले देखिए बेटा, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, हाउ विल यू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए सबसे बड़ी बात है नेत्रिका की फोकस दूरी कम हो, एफई का मान डिक्रीज करा जाए, जितना भी डिक्रीज कर पाओ। क्यों, अगर आप फॉर्मुला देखें तो 2 फॉर्मुले में आपके सामने लिखे, ये फॉर्मुला है मैग्नीफाइंग पावर का, V0/U0 1+d/FE, एफई कम एम ज्यादा, ठीक है, एफई कम तो एम ज्यादा, तो एफई जितना कम करोगे उतना एम का मान ज्यादा आएगा। सेकंड पॉइंट है वस्तु को अभिदृश्य के मुख्य फोकस के समीप रखा जाए, मतलब कि जैसे ये द्वार, ये अभिदृश्य हो गया, नेत्रिका हो गई,
जैसे दो यहाँ F1 होगा, इसके लिए FO फर्स्ट और ये FO होगा, दो होंगे, इसके समीप रखो जितना हो सके कि ऑब्जेक्ट विल पुट नियर द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जितना पास रखोगे उतना ही दूर बनेगा। तो ये कंडीशन दो नोट कर लीजिएगा। ये दो फॉर्मूले आपके सामने है। मैग्नीफाइंग पावर के नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये नोट करेंगे तो क्वेश्चन आपके आ सकते हो। अब हम आते हैं टेलीस्कोप को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो टेलीस्कोप होगा और दूरदर्शी कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो देखिए टेलीस्कोप क्या होगा। टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, अगर दूरदर्शी की बात आ जाए, क्योंकि दूरदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, टेलीस्कोप पेपर में क्वेश्चन बेटा इससे ज्यादा आते हैं, टेलीस्कोप से क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। दूरदर्शी, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे कोर्स में ज्यादातर इंटर लेवल पे हमको खगोलीय दूरदर्शी ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो एयरफोर्स में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा तो किसी किसी बुक में बहुत से दूरदर्शी दिए हो ना समझ में आए, इसको बस इसी वाले को पढ़िएगा केवल। अगर केवल दूरदर्शी लिख क्या समझो इसी की बात कर रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी टू कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, टू कॉन्वेक्स लेंस, इसमें भी टू कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस इसमें भी होते हैं। और इसमें भी आपको वही है, पहला अभिदृश्यक होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। पहला अभिदृश्यक होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और दूसरा होगा नेत्रिका, आईपीस। लेकिन इसमें ये बड़ा होगा, बड़ा द्वारा पहला वाला लेंस बड़ा होता है। इसमें अगर देखा जाए तो पहला बड़ा होगा, बाद में छोटा होगा, आईपीस छोटी होगी, बड़ा द्वारक होगा, ग्रेटर होगा, अभिदृश्यक ग्रेटर होगा, और ये स्मॉलर होगा, स्मॉलर छोटा, छोटा द्वारक छोटी फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, बड़ा द्वारक बड़ी फोकस। अब इसका जो प्रथम तस्वीर, इसमें भी वही फर्स्ट इमेज इसकी भी यही होगी, फर्स्ट इमेज इसकी भी वास्तविक उल्टी बड़ी होगी, वास्तविक उल्टा बड़ा, रियल इन्वर्टेड ग्रेटर, और जो आईई होती है फाइनल, फाइनल इमेज ध्यान रखिएगा। फाइनल इमेज हम जो बता रहे हैं आभासी उल्टी, अब यहाँ कहीं बुक में लड़के लड़ाई करके हमको बताते हैं सर जी उल्टी कैसे हो गई। भैया उल्टी इसलिए आभासी के साथ सीधा ही आता है, उसने सीधा ही बनाया है। उल्टे का उल्टा बनाना मतलब सीधा ही बनाया। जब इधर वस्तु सीधी हो प्रतिबिंब उल्टा हो जाए तो ये उल्टा हुआ, उल्टे का उल्टा ही बना दिया जाए तो वो सीधा ही होता है। बट हम इसको शुरू के फाइनल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ये बीच की इमेज दिखती नहीं है। फाइनल इमेज अगर हम देखेंगे तो हमें उल्टी दिखेगी तो हम उल्टा कहेंगे। तो कुछ लोग क्वेश्चन हमसे पूछते हैं सर यहाँ आभासी के साथ तो हमने सीधा पढ़ा है, कुछ कुछ बुक ने भी गलती की है, आभासी के साथ सीधा दे दिया है। बट बेटा हमको इस इमेज की इमेज नहीं बनानी ना, वो बीच में इमेज बनी, हमें तो फाइनल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके बताना होता है ना कि फाइनल इमेज कैसी है। तो फाइनल इमेज वर्चुअल है और एक्चुअल में बनाया सीधा ही है, उल्टी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब सीधा होता है एक तरीके से। लेकिन हम इससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तो शुरू वाले से कंपेयर कर रहे हैं, देखिए इमेज इसकी बन रही। तो हम वर्चुअल और इन्वर्टेड लिखते हैं। यहाँ किसी को कंफ्यूजन हो तो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, बुक में कंफ्यूजन है, ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड ग्रेटर, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये सब देख पाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए आपको, कौन बड़ा कौन छोटा किसमें, और इसके नेचर ऑफ इमेज। अब हम आते हैं इसकी आवर्धन क्षमता को डिस्कस करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करते हैं, कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे घटाई जा सकती है। ओके, देखो बेटा टेलीस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले होते हैं, ये पहला है जो ये कंडीशन नंबर 1 है, इसको हम बोलते हैं एट डी। डी मतलब 25 सेंटीमीटर पे जब रखी होगी या प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा तो इसकी लंबाई, लेंस की लंबाई होती है FO प्लस यूई, और m बराबर माइनस FO बटे FE 1 प्लस FE अपॉन डी। FE माने आई पीस की फोकल लेंथ, O माने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। लेकिन यही जब रिलैक्स या श्रांत आंख हो जाता है, एट इनफाइनाइट इमेज बनता है अनंत पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है तो फिर यह वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे लेंस की लंबाई हो जाती है FO प्लस FE। हम आपको बता दें सब कुछ भूल जाना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन ये दो फॉर्मूले याद रखना। न्यूमेरिकल आएगा जब कभी तो यही कर रहा है, और किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल आए आप तुरंत स्किप कर दीजिए वहां पर, क्योंकि आंसर थोड़े से टफ होते हैं, आप जल्दी क्लियर नहीं कर पाओगे इसलिए। और हम एक बात ये भी बता दें कि पेपर में 99.9% अगर न्यूमेरिकल टेलीस्कोप से आएगा या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आएगा तो ज्यादा से ज्यादा यही से आता है। श्रांत आंख में दूरदर्शी होगा, दूरदर्शी का क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला ना बोलना, FO बटे FE, FO प्लस FE। और जब न्यूमेरिकल लगाना तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप अपना सोल्यूशन करिएगा। FO बटे FE और L बराबर FO प्लस FE, एक क्वेश्चन अभी हम आपको करा देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए FE कम होना चाहिए, ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये ज्यादा। तो लिखो FO का मान ज्यादा होना चाहिए, FO का मान ज्यादा होना चाहिए,
हाई होना चाहिए अगर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना चाहते हो, एफई का मान लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये 2 पॉइंट है अगर आप आवर्धन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो। एफओ का मान ज्यादा होना चाहिए, एफई का मान कम होना चाहिए। ओके, तो इसको नोट करिए बेटा। प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे हैं और उसके लिए मुझे 2 प्रॉपर्टी याद आ रही है बेटा, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग डिस्टेंस से क्या मतलब बेटा। एक बार ध्यान रखिए, ये 2 पॉइंट होते हैं, ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी जिससे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा, किसकी अभी मैंने ये नहीं बताया, ये किसके लिए ये भी नहीं बताया, लेकिन ये बता रहा हूं कि ये गुण प्रकाशिक यंत्र में होता है। प्रकाशिक यंत्र सूक्ष्मदर्शी भी आ रहे हैं और दूरदर्शी भी आ रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब देखिए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये 2 प्रॉपर्टी हो तो कब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा माना जाएगा? तो फॉर अ बेटर, अगर हम बात करें फॉर अ गुड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बढ़िया प्रकाशिक यंत्र के लिए, अच्छे प्रकाशिक यंत्र की बात अगर की जाए, अच्छा प्रकाशिक यंत्र वही है जिसकी विभेदन सीमा कम हो, लेस हो और रिजॉल्विंग पावर हाई हो। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता ज्यादा है, विभेदन सीमा कम है, तो वो बेस्ट या बहुत अच्छी उच्च कोटि का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। इसको आपको नोट करना है कि एक अच्छे प्रकाशिक यंत्र के लिए ये 2 गुण कैसे होने चाहिए। तो एक अच्छे प्रकाशिक यंत्र में विभेदन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए और विभेदन सीमा कम होनी चाहिए। अच्छा प्रकाशिक यंत्र तभी माना जाएगा जब रिजॉल्विंग पावर हाई हो और रिजॉल्विंग डिस्टेंस बहुत कम हो। अब हम दोनों को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जैसे आया तो आप कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे, तो हम दूरदर्शी और सेमी सूक्ष्मदर्शी की ये दोनों प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें वहां पे दिक्कत ना हो। ओके बेटा, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि इसकी क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप 2-3 क्वेश्चन बहुत जल्दी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इनको नोट करेंगे। ये टेलीस्कोप की बात करें, रिजॉल्विंग डिस्टेंस का फॉर्मूला 1.22 लैम्डा और विभेदन सीमा है d/1.22 लैम्डा। तो एक बार ध्यान रखिएगा, डी है यहाँ पे द्वारक, एपरेचर, ओके, और यहां पर जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। अब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। देखिएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है बहुत इजी वे में क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर एक रिलेशन ये भी आ रहा है कि 1/इनवर्स में चलते हैं। अगर ये आपने नोट कर लिया तो आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे क्लियर करेंगे हम। क्वेश्चन ये आया पेपर में, सपोज दैट, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। देखिए बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आपका क्वेश्चन ये आएगा। देखिए, दूरदर्शी का द्वारक बढ़ाने पर विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर आपके पास द्वारक बढ़ाने पर, द्वारक मानिए डी, ये लिखा हुआ है, तो द्वारक बढ़ाओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्वारक विभेदन क्षमता और द्वारक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी इंक्रीजेस। अगर द्वारक बढ़ाओगे, डी को माना बढ़ाओगे, डी इंक्रीजेस होगा। अगर डी इंक्रीजेस होगा तो विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगी। ओके बेटा, रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगी। अब इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये 2 फॉर्मूले आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक रोल आता है लैम्डा का। लैम्डा का क्वेश्चन कैसे आएगा। तो अगर लैम्डा का क्वेश्चन आपको समझना है कि कैसे लैम्डा का इफेक्ट आपको समझना है, तो लैम्डा का इफेक्ट और आएगा। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसीलिए ये आ सकता है कि किस रंग के लिए दूरदर्शी की विभेदन सीमा अधिक होगी। विभेदन सीमा अधिक होगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर विच कलर रिजॉल्विंग डिस्टेंस इज ग्रेटर फॉर टेलीस्कोप। अब आपको रंग पूछा गया, किस रंग के लिए, तो ये लैम्डा से आंसर रहेगा। विभेदन सीमा का फॉर्मूला हमें पता है, अगर हम देखें तो हमारे सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला सीधे 1.22 लैम्डा बाई डी। ओके, ये विभेदन सीमा है, तो लैम्डा ज्यादा होगी लाल के लिए, लैम्डा में ज्यादा लिखा है रेड की ज्यादा होगी, तो बस रेड के लिए विभेदन सीमा भी ज्यादा होगी, रिजॉल्विंग डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो रेड के लिए ज्यादा होगी। कलर वाइज क्वेश्चन ऐसा आएगा। ये हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन गलत ना हो आपके, इसके लिए आपको क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, फॉर्मूला जरूर याद करना है इसके लिए। ओके, आते हैं अगला एक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। देखिए बेटा, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य तारों से बड़ा दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता में तारे सूर्य से बड़े होते हैं, जबकि सूर्य तारों से बड़ा दिखाई देता है। ये दिखाई देता है नहीं, वास्तविकता में तारे ज्यादा बड़े होते हैं और सूर्य छोटा होता है, लेकिन हमें दिखाई सूर्य बड़ा देता है। क्यों? तो इसका आंसर, इसका रीजन क्या है, इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, ये तारा हो गया, ये सूर्य हो गया सन, और ये हो गया स्टार्स, लेकिन हमारी आंख हो गई। इसमें हुआ क्या कि हमको एक तरीके से ये तारों का हो गया और ये हो गया सूर्य। देखिए, सूर्य की बात कर रहे हैं, ये आंख हो गई, ये इसका हो गया कोण, और यहां से देखिए ये गया, ये गया, ऐसी। ये कोण है जो तारे बना रहे, तारों का कोण है, थीटा डैश तारों वाला कोण है, और थीटा जो बना है ये सूर्य के द्वारा आंख पर बना कोण है। अब ये थीटा क्या है पता है, ये दर्शन कोण है। ये क्या है? दर्शन कोण, एंगल ऑफ विजन, ये दर्शन कोण है। ओके, तो अब क्या करना है, ये दर्शन कोण पर डिपेंड होता है। बस आपको ये देखना कोशिश बड़ी या छोटी दिख रही है तो किसकी वजह से? दर्शन कोण के कारण। तो यहां आपको लिखना है सूर्य का दर्शन कोण बड़ा होता है, सूर्य का दर्शन कोण बड़ा होने के कारण, ये आंसर होगा कि जिसका भी सूर्य होने के कारण ग्रेटर एंगल ऑफ विजन की वजह से होगा, ग्रेटर एंगल ऑफ विजन। ओके, तो जिसका एंगल ऑफ विजन बड़ा होगा वो बड़ा दिखेगा। तो बस यही आंसर होता है, जो पास की वस्तु होती है, पास के लिए एंगल ऑफ विजन बड़ा होता है। तो जो पास होगा वो बड़ा दिखेगा, जो दूर है वो छोटा दिखेगा। और क्योंकि दूर वाले का एंगल ऑफ विजन कम होगा, दूर की वस्तु का जो थीटा एंगल ऑफ विजन होगा वो कम होगा, इसलिए वो छोटा दिखेगा। कोई वस्तु हमारी आंख पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। अगर वो पास में है तो हमारी आंख में दर्शन कोण बड़ा बनाएगी तो बड़ा दिखेगा, छोटा दर्शन कोण बनाएगी तो छोटा दिखाई देगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, बड़ा छोटा दिखने से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इससे मतलब होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने ऑप्टिक्स के डिस्कस किए बेटा। अब हम क्या करेंगे कि आपको अगले टाइम पर अगर हम आपसे बात करें तो आप लोग, आज मैं आपको कोई कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नहीं दूंगा। आज हम इस स्टडी को ऑप्टिक्स की सीरीज मैंने इतनी किया, आपको इतना ऑप्टिक्स पहले जितना मैंने ऑप्टिक्स के वीडियोस आपको दिए, इतने ऑप्टिक्स के नोट्स बना के बढ़िया अच्छे रख लेना है। उसके बाद हम अपना अगला, कल से हम अपनी अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगले टॉपिक टॉप 20 कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। कल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉप 20 कॉन्सेप्ट होंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, हम हर सिलेबस, हर यूनिट को 80% कवर करना चाहते हैं, जिससे कि आपको फैमिलियर रहे हर यूनिट से, हमारा ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर हो जाए। एक ही यूनिट नहीं पढ़ते हैं। तो आज ऑप्टिक्स के लिए फिलहाल अभी लास्ट वीडियो होगा, अभी इसको रोक करके कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तब तक आप ऑप्टिक्स में मैंने जितना पढ़ा है इसका नोट्स बना के इतने क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। फिर जैसे पेपर पास आएगा, तो पेपर जब पास आएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट करा दे रहा हूँ। जैसे पेपर की डेट अनाउंस हो जाएंगे, लॉकडाउन हट जाएगा, आपको तुरंत एसटी वगैरह, आपको टॉपिक वाइज एसटी और पेपर की एसटी करा दूंगा। एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब तक, जब तक अभी लॉकडाउन नहीं हट रहा, पेपर को कुछ डेट नहीं आ रही, तब तक हम आपको यूनिट वाइज जितना मैक्सिमम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उतना करा रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं। इनको एक जगह नोट जरूर करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो के बारे में जो भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी कमेंट करना हो, क्या लग रहा है, किस तरीके की वीडियोस है, कितना आपको हेल्पफुल हुए, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेके आए उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इसके बाद हम अगला वीडियो कल आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।